हेलो एवरीवन। आज मैं एक और से न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि इस प्लेनेट में बहुत से नेशंस हैं और वो टेरिटरीज़ के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और इस लड़ाई का विनर वही होगा जिसके पास सबसे पावरफुल वॉर स्पिरिट होगी और उसके पास ऐसी एबिलिटी होगी कि वो हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके। वो लोग जिनके पास पावरफुल गार्डियन स्पिरिट होती है, जिसे वॉर स्पिरिट भी कहा जाता है, वो अपनी किस्मत को खुद बदल सकते हैं और वो लोग 10,000 लोगों का सामना भी अकेले कर सकते हैं। 5 साल पहले दो पावरफुल नेशन ली और चोई एक दूसरे से अपनी टेरिटरी के लिए लड़ने लगे थे। रोज के फादर, जो असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे, उन्होंने अपनी कंट्री को धोखा दे दिया। उसके बाद इनकी कंट्री दूसरी कंट्री से हार गई और सेकंड रैंक पर आ गई और दूसरी कंट्री फर्स्ट रैंक पर आ गई। रोज और उसकी मॉम को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि रोज के फादर ने अपनी कंट्री को धोखा दे दिया था। इस सब के बाद रोज को अपनी मॉम के अलावा किसी और की कोई चिंता नहीं होती। फिर हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है रोज को, जो कुछ लोगों से लड़ रहा होता है। वो अपने सामने खड़े हुए लड़के को घुसा मारता है। वो लड़का पीछे जाकर गिरता है। उस लड़के के साथी उसे बोल रहे होते हैं कि तुम धोखेबाज के बेटे हो, तुम्हारे फादर ने हमारी कंट्री को धोखा दे दिया था, तुम्हें तो जीने का भी कोई हक नहीं है। वो लड़का कहता है कि देखो, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ रहा है। और रोज पीछे देखता है तो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो एक गद्दार का बेटा है, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा होता है। लेकिन रोज को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इधर हमें दूसरे लड़के को दिखाया जाता है जो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है। वो लड़का रोज को बोलता है, रोज, भले ही तुम्हारे पास वॉर स्पिरिट आ गई है, लेकिन मेरा भाई एक सेकंड लेवल का वॉर हीरो है सांजिंग कॉलेज में, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे छूना भी मत। रोज उसे बोलता है, तुम इतनी फालतू बातें क्यों करते हो, चलो इसे जल्दी ख़त्म करते हैं, मुझे डिनर के लिए भी लेट हो रहा है। वो लड़का रोज को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये लो मेरा मुक्का खाओ। वो रोज को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन रोज उसके पंच को डॉज कर लेता है और उसका गला पकड़ते हुए उसके पैर पर मार के उसे नीचे गिरा देता है। रोज उसे बोलता है, अब अगर मैं अपने फिस्ट या फिंगर से तुम्हारे गले पर मारूं, वो भी बिना वॉर स्पिरिट की पावर से, तो मुझे लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि तुम मारे जा चुके होंगे। रोज उस लड़के को देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी लड़ना है? वो लड़का घबराते हुए बोलता है, नहीं, मैं अब और नहीं लड़ना चाहता। फिर रोज उसे छोड़ देता है और जाते हुए बोलता है, तो जाओ और अगली बार मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उस लड़के के दोस्त उसके पास जाते हैं और उसे उठाते हुए बोलते हैं, तुम ठीक हो? वो लड़का अपने मन में बोलता है, रोज, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। रोज घर पर एंटर करते हुए बोलता है, मॉम, मैं आ गया। फिर हमें दिखाया जाता है रोज की मॉम को, जो फ्लोर पर से कांच के टुकड़ों को उठा रही होती है। रोज की आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़ती है और बोलती है, रोज, तुम आ गए? रोज की मॉम उसे बोलती है, एक सेकंड रुको, तुम्हारी मॉम जल्द ही क्लीनिंग ख़त्म कर कर आती है। रोज अपनी मॉम को बोलता है, मॉम, क्या विलेजर्स ने फिर से कोई ट्रबल किया है? रोज अपनी मॉम को कहता है, मुझे बताइए, डैड की गलतियों की सज़ा हमें क्यों मिल रही है? भले ही उन्होंने कंट्री को धोखा दिया, पर वो हमें अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? उसकी मॉम उसे गले लगाते हुए बोलती है, तुम्हारे फादर ने कभी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा नहीं दिया था और ना ही इस कंट्री को। फिर रोज अपने मन में बोलता है, जब भी मैं उस आदमी का जिक्र करता हूँ, मॉम की आवाज़ थोड़ी अपसेट सी हो जाती है। रोज की मॉम उसे बोलती है, तुम हर बार यही बोलते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रात का सीन। रोज अपने बेड पर लेटा होता है और उसके रूम की दीवार के ऊपर एक पर्सन की फ़ोटो लगी हुई होती है और इस पर्सन का नाम फीनिक्स होता है, जो कंट्री की हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है, असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक वॉर में 5 डायनेस्टी के खिलाफ उसने 500 लोगों को अकेले मारा था।
अपनी वॉर स्पिरिट 100 बर्ड के साथ। वो 5 मेजर वॉर हीरो में से एक है जो बहुत पावरफुल है। रोज बोलता है, इस तरह के हीरो से मैं अपनी लाइफ में एक बार मिलना चाहता हूँ। रोज सोच रहा होता है, डैड भी उस टाइम पर एक वॉर हीरो थे और असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। फिर रोज की विंडो पर कोई पत्थर मारकर उसकी विंडो को तोड़ देता है। रोज बोलता है, कौन है वहाँ? रोज बोलता है, ये लोग रात को भी मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करना चाहते हैं। रोज बोलता है, मैं उन्हें अब माफ़ नहीं कर सकता। रोज बाहर जाता है और बोलता है, बाहर आ जाओ। इसी के साथ कोई पेड़ के पीछे से बाहर आने लगता है और ये सुबह वाला लड़का होता है जिसे रोज ने पूरी तरह मारा था। रोज बोलता है, तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें हर्ट करूं? वो लड़का बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था तुम इसके लिए पे करोगे। वो बोलता है, आ जाओ। रोज उस पर अटैक करता हुआ बोलता है, चले जाओ यहाँ से। जब रोज उस पर अटैक करने ही वाला था तब वो लड़का अपने ब्रदर को आवाज़ लगाता है जिससे रोज भी हैरान हो जाता है। उस लड़के के पीछे से एक मुक्का आता है जो कि रोज को आकर लगता है और रोज पीछे जाकर गिरता है। फिर हमें उस लड़के के भाई को और उसकी वॉर स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि बहुत खतरनाक होती है। उसका भाई उसे बोलता है, छोटे भाई, तुम्हें इस ब्रूटल विलेन से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपने आप ही गलत ओपोनेंट को चूज़ कर लिया है, इसे मुझ पर छोड़ दो। वो लड़का रोज को बोलता है, मेरा भाई 2nd लेवल का वॉर हीरो है जानजिंग कॉलेज में, आज तुम मारे जाओगे। रोज की हालत बहुत बुरी होती है। रोज बोलता है, मेरी बॉडी, मैं हिल नहीं पा रहा। क्या ये एक फाइटर की रियल पावर है? उस लड़के का भाई बोलता है, जब मैं घर गया तब मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई कंप्लेन कर रहा था तुम्हारी वॉयलेंस की। वो बोलता है, ऐसे मत दिखाओ कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। रोज अपने मन में बोलता है, मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अगर ये इस लड़के के लिए नहीं होता तो मैं जानजिंग कॉलेज में जा सकता था और इससे भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता था। वो लड़का बोलता है, ब्रदर, इसे मार दो। जो सुनते ही उसका भाई और रोज दोनों हैरान हो जाते हैं। वो लड़का बोलता है, इसे मार दो, इसकी और इसकी मॉम की कोई भी चिंता नहीं करता है। इसे मार दो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसकी जगह सब लोग तुम्हें हीरो की तरह ट्रीट करेंगे। उसका भाई थोड़ा सोचता है और बोलता है, आई थिंक तुम सही हो। उस लड़के का भाई रोज की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मुझे ब्लेम मत करो, अपने फादर को करो। वो बोलता है, चिंता मत करो, मैं मेक श्योर करूँगा तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। फिर वो अटैक रेडी करता है और रोज पर अटैक कर देता है। वो लड़का बोलता है, ब्रदर, तुम बहुत स्ट्रांग हो। और वहाँ पर पूरा धुआं हो जाता है। फिर जब धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बड़ा गड्ढा हो गया होता है, पर वहाँ रोज नहीं होता। उसका भाई बोलता है, उसकी बॉडी कहाँ गई? वो कहाँ डिसअपीयर हो गया है? वो इस अटैक से सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे ढूंढो। फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़के को जो घबराते हुए बोलता है, वो ब्रदर, वो। उसका भाई बोलता है, वो क्या? फिर हमें दिखाया जाता है उसके भाई के पास एक पंख आकर गिर रहा होता है। वो उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और बोलता है, एक पंख। और फिर जब वो ऊपर देखता है तब बहुत सारे पंख गिर रहे होते हैं। एक आवाज़ बोलती है, जानजिंग रेगुलेशन के फर्स्ट रूल के हिसाब से फाइटर अपने वॉर स्पिरिट का इस्तेमाल आम इंसानों पर नहीं कर सकते। और वो दोनों ऊपर देखते हुए हैरान हो जाते हैं। फिर हमें रेड कलर के विंग्स दिखाए जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है उस पर्सन को जिसने रोज को बचा लिया होता है। रोज उसे देखते हुए बोलता है, ये तो फीनिक्स है। उस लड़के का भाई डरते हुए बोलता है, फीनिक्स असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर, ये कैसे पॉसिबल है? असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इस लड़के के लिए? फिर फीनिक्स उनकी तरफ देखता है
जिस वजह से इस लड़के का भाई घबराते हुए बोलता है, मुझे गलत मत समझो, मैं बस इस लड़के को थोड़ा सबक सिखा रहा था। फिर फिनिक्स बोलता है, एक फाइटर के रूप में तुम ना ही सिर्फ उसे बुली कर रहे थे बल्कि उसे मारने की भी तुमने कोशिश की। एक नेशनल वॉर हीरो के रूप में मैं तुम्हारे वॉर हीरो स्टेटस ख़त्म कर रहा हूँ और तुम्हारी वॉर स्पिरिट को क्रश कर रहा हूँ। फिर फिनिक्स अपनी वॉर स्पिरिट से उस पर अटैक कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रॉज को, जो एक जगह पर बेहोश होता है और फिनिक्स भी उसी के साथ ही होता है। फिर रॉज जब अपनी आंखें खोलता है और साइड में फिनिक्स को देखता है तो फिनिक्स उसे बोल रहा होता है, तुम जाग गए। रॉज अचानक से उठकर बैठ जाता है और फिनिक्स को बोलता है, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। मैं इस एहसान का बदला अपनी लाइफ से चुकाऊंगा। अगर आपके पास कुछ है मुझसे मांगने के लिए तो मुझे बोलिए, मैं अपना बेस्ट करूंगा वो चीज़ को पूरा करने के लिए। फिर से एक और बार थैंक्स। फिनिक्स रॉज से बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। रॉज उसे बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिल पाऊंगा। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे रूम में आपके पोस्टर लगे हुए हैं। फिनिक्स सोच रहा होता है, 2 घंटे कोमा में रहने के बाद इसकी बॉडी और स्पिरिट दोनों पूरी तरह से हील हो गई है। रोज उससे बोलता है, क्या हुआ? फिनिक्स बोलता है, कुछ नहीं। वो रोज को बोलता है, अब वो दोनों भाई मुसीबत में है। बड़ा वाला सांजिंग कॉलेज से लग रहा था। उसने जो किया है उसे उसकी पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने एनर्जी शील्ड का यूज़ किया है। फिनिक्स रोज को बोलता है, तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। रोज से बोलता है, मैं उन दोनों को समझ नहीं पा रहा। फिर फिनिक्स रोज से पूछता है, क्या तुम अपने फादर को हेट करते हो? जो सुनते ही रोज बोलता है, उस आदमी का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी मॉम को खुद प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। रोज बोलता है, वो आदमी मेरे और मेरी मॉम के लायक नहीं है। फिनिक्स रोज को बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारे फादर बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे होंगे। हम दोनों कॉमरेड्स थे, मुझे पता है वो कैसे थे। उस समय जो सिचुएशन थी वो अभी तक मिस्ट्री ही है। मैं तुम्हारे फादर के लिए क्लूज भी ढूंढ रहा हूँ। तभी रोज बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो गद्दार थे या नहीं, मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर रोज फिनिक्स को बोलता है, मुझे वो बात अभी भी याद है जब फादर हमें छोड़कर चले गए थे। तब मैं ज़्यादा समझदार नहीं था। हमारे आसपास के लोग मुझे और मेरी मॉम को बुली करते थे। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया पर मैं दुखी था। पर उस समय मैं जब भी मॉम को देखता था उनके चेहरे पर नफ़रत नहीं होती थी, उनके चेहरे पर वही मुस्कान होती थी जो आज तक बनी हुई है। ये कुछ ऐसा है जो मैं बोल नहीं सकता। उनकी मुस्कान अभी भी वैसी ही है। मुझे ये समझ नहीं आया पहले की तरह। बड़े होते हुए लोग मुझे डांटने के साथ साथ मारने भी लगे और वो लोग ज़्यादा थे जिस वजह से मैं भाग भी नहीं सकता था। फिर मुझे पता चला मेरे अंदर एक फोर्स स्पिरिट है और वो मुझे हरा नहीं सकते थे, तो मैं उन्हें डरा कर भगाने लगा। इस तरह मैं बड़ा हुआ और यही करता था, मॉम को बुली होने से बचाना और ट्राई करता कि उस आदमी के बारे में वो ना सोचें। मैं खुद से ही खेलता था, मैं खुद से ही शांत होता था। अकेले बड़ा होना, मुझे मतलब नहीं अगर वो गद्दार हो या नहीं, पर मैं उनसे नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो एक फादर नहीं बन सके। फिनिक्स उसे बोलता है, रोज मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, नहीं तो तुम इसे खुद कंफर्म कर सकते हो। जो सुनते ही रोज हैरान होते हुए बोलता है, खुद कंफर्म? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर फिनिक्स रोज को बोलता है, लुओ की कॉलेज, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? जिसे सुनते ही रोज शॉक हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है लुओ की कॉलेज के बारे में। कहा जाता है इस कॉलेज के स्टूडेंट्स खतरनाक क्रिमिनल्स हैं
और ये कॉलेज किसी भी कंट्री के अंदर नहीं आता है और इनमें से कुछ बहुत ख़तरनाक क्रिमिनल्स को वॉर हीरो तक बना दिया गया है। और इस कॉलेज का जो डीन है वो भी एक ख़तरनाक क्रिमिनल है जो 3 देशों में वांटेड क्रिमिनल होता है। और ये कॉलेज सिटीज़ और सोसाइटी से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। फिर फिनिक्स रोज को बोलता है, तुम्हारे फादर भी इसी कॉलेज से थे। अब जब तुम्हें नेशनल कॉलेज में जाने नहीं दिया जा रहा तो अगर तुम चाहो तो इस कॉलेज में जा सकते हो। जो सुनते ही रोज खुश होते हुए बोलता है, हाँ मैं जाऊँगा। रोज बोलता है, तो तुम्हारा मतलब मेरे पास चांस है कि मैं लोग कॉलेज में जा सकूं, मतलब मैं दूसरी प्लेसेस में जा सकता हूं और बाकी लोगों की तरह पढ़ सकता हूं। रोज बोलता है, मैं उस आदमी की वजह से नहीं जा रहा, मुझे बस अपना और अपनी मॉम का फेट चेंज करना है। फिर फिनिक्स बोलता है, तो फिर तुम्हें कल सुबह ही वहाँ जाना होगा क्योंकि मैंने सुना है लोगी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन कल ही है। जिसे सुनते ही रोज बोलता है, कल? पर मॉम। जो सुनते ही फिनिक्स उसे बोलता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मॉम को सब एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जाओ और अपना सामान पैक करो। रोज बोलता है, ठीक है, मैं आज रात रेडी हो जाऊंगा कल के लिए। फिर फिनिक्स रोज की आंखों में देखते हुए मन में बोलता है, इसकी आंखें बता रही हैं कि अपनी किस्मत को बदलना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बस को जो लोग कॉलेज की तरफ जा रही होती है और वो बस एक स्टॉप पर रुकती है। फिर रोज उस बस में से उतरता है और बोलता है, तो ये है लोगी कॉलेज। फिर हमें दिखाया जाता है वो जगह जहाँ रोज उतरा होता है और ये जगह किसी रेगिस्तान से कम नहीं थी। रोज बोलता है, क्या लोगी कॉलेज सच में यही है? वो बोलता है, ऐसी जगह पर कोई कॉलेज कैसे हो सकता है? और रोज की गर्मी से हालत बुरी हो जाती है। रोज बोलता है, शियाओ जूजी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करना। फिर हमें पता चलता है ये शियाओ जूजी फिनिक्स का होता है और ये फिनिक्स का बहुत अच्छा दोस्त होता है। फिर रोज मैप बाहर निकालता है और देखते हुए बोलता है, ये मैप जो युआंग ने मुझे दिया था ये अनक्लियर है, पर कोई बात नहीं। वो बोलता है, पर मैं ऐसे ही चलता रहा तो इसी गर्मी से मारा ना जाऊं। फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। रोज अभी भी चल रहा होता है पर उसे लोगी कॉलेज नहीं मिला होता। रोज बोलता है, तुम चीटर आदमी, मैंने तुम्हारा मैप फॉलो किया पर यहाँ कुछ नहीं है। उनकी गर्मी से हालत बुरी हो जाती है और उन्हें प्यास भी लग रही होती है। फिर उन्हें सामने एक घर दिखता है। रोज बोलता है, क्या यही लोगी कॉलेज है? पर फिर वो बोलता है, शायद नहीं, ये बहुत छोटा है, हो सकता है गर्मी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा हो। वो बोलता है, जो भी हो एक बार देख लेते हैं। फिर हमें आधे घंटे बाद दिखाया जाता है। रोज जब वहाँ पहुँचता है तो वो सामने देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ एक ग्रैनी होती है। और रोज उनसे बोलता है, ग्रैनी, आप इस डेजर्ट में स्वेटर क्यों बुन रही हो? पर ग्रैनी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। रोज बोलता है, नहीं, ये गलत क्वेश्चन था। फिर वो बोलता है, क्या आपको पता है लोगी यूनिवर्सिटी कहाँ है? क्योंकि मुझे वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना था। फिर ग्रैनी बोलती है, तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम वहाँ स्टडी करना चाहते हो? रोज बोलता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे ली युआंग ने नॉमिनेट किया है और मैं इस अपॉर्चुनिटी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ये मुझे बदलने का मौका देगा। मुझे बहुत सी चीज़ें करनी है, बहुत सी जगह जाना है और मुझे किसी से मिलना भी है। जो सुनने के बाद ग्रैनी रोज को बोलती है, वो अंदर है, जाओ और देख लो। जो सुनकर रोज बोलता है, अंदर? ग्रैनी, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये एक छोटा घर है जहाँ आप रहती हो, तो अगर आपको पता है लोगी कॉलेज कहाँ है तो बता दीजिए। ग्रैनी उसे बोलती है, अंदर जाओ और देखो। फिर रोज उस घर के अंदर जाते हुए बोलता है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। फिर वो गेट खोल कर अंदर जाता है तो वहाँ कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक खाली घर होता है।
ग्रैनी पीछे से उसे बोलती है, तुम जानते हो तुम्हारे आंसर में बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा था रोज। रोज हैरान होते हुए बोलता है, आपको मेरा नाम कैसे पता? पर तभी रोज के नीचे का फ्लोर खुलता है और वो उसके अंदर गिरने लगता है। रोज गिरते हुए चिल्ला रहा होता है और फिर उसके सामने एक लाइट आती है। वो बोलता है, लाइट मुझे बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। रोज सीधा ज़मीन पर जाकर गिरता है, जिस वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। रोज ऊपर देखते हुए और रोते हुए चिल्लाता है, ग्रैनी क्या आप मुझे मारना चाहती थी? फिर हमें एक आवाज़ सुनाई जाती है, लॉक्ड इन, एडमिनिस्ट्रेटर ने तुम्हें पास कर दिया है, अब तुम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हो। रोज़ दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि कंपटीशन के थ्रू ही राइट पर्सन को चुना जाएगा। किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हो लेकिन किसी को मार नहीं सकते। और फाइनली आपका स्वागत है लोगी कॉलेज में। फिर हमें लोगी कॉलेज को दिखाया जाता है। रोज बोलता है, क्या यही है लोगी कॉलेज? कुछ लोगों की नज़र रोज पर पड़ती है और उनमें से एक बोलता है, लोगी कॉलेज का एडमिशन सिस्टम इतना लो कैसे बन गया? हे छोटे बच्चे, मैं तुम्हें अपना स्टोन फिश दिखाता हूँ ताकि तुम यहाँ और बाहर का डिफरेंस समझ सको। तभी उस लड़के के पीछे एक बॉडी बिल्डर आता है और उसे बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो लड़का बोलता है, ठीक है, और उस बॉडी बिल्डर पर अपना स्टोन फिस्ट से अटैक कर देता है और बोलता है, मेरी स्टोन फिस्ट खाओ और फिर देखते हैं तुम दोबारा मुझे हटने के लिए बोलते हो या नहीं। वो लड़का कहता है, मेरी फिस्ट हैवी चीज़ों को बड़ी आराम से मूव कर सकती है, अगर तुम हाथी भी हो तो भी तुम मारे जाओगे। पर इस अटैक का उस बॉडी बिल्डर पर कोई असर नहीं हुआ होता है। उल्टा वो अपने हाथों से उस लड़के को जकड़ लेता है। वो लड़का हैरान हो जाता है और बोलता है, मुझे छोड़ो। पर वो बॉडी बिल्डर अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए उसे दबाने लगता है और उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है, जो देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं, इस बंदे को कौन नहीं जानता, इसका नाम टाई जंग है, जो अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ की वजह से फेमस है। वो इस कोर्स के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। वो बोलते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका सामना कभी मेरे साथ ना हो। रोज सोच रहा होता है, इस बंदे का एनर्जी प्रेशर बहुत औसम है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। फिर रोज मुस्कुराते हुए बोलते हैं, लोग यूनिवर्सिटी देखने में इंटरेस्टिंग है, अगर ये विलेजर्स की तरह हुए तो मैं बोर हो जाऊँगा। रोज अपने मन में बोलता है, युवांग, मैं इस कॉलेज की मिस्ट्री को जानना चाहता हूँ जो तुम बोल रहे थे। मैंने डिस्कवर कर लिया है कि ये किस तरह की जगह है। मैं किसी को भी अपने आप को रोकने नहीं दूंगा। यही मेरा आखिरी चांस है और मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लोगी कॉलेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को जिसको कोई बुरी तरह मार रहा होता है। उस बंदे की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है उस पर्सन को जो इस लड़के को मार रहा था। वो पर्सन बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ कोई चीज़ नहीं बेच सकते हो। वो पर्सन बोलता है, तुम बात नहीं सुनते, हमेशा मुझे परेशान करते हो। फिर गेट पर कोई नॉक करता है और वो पर्सन बोलता है, अंदर आ जाओ। फिर वो दूसरा पर्सन अंदर आता है और ये बंदे का नाम मिस्टर गाव होता है। और जो पहला पर्सन होता है जो उस लड़के को मार रहा था, वो कॉलेज का डायरेक्टर होता है। फिर मिस्टर गाव डायरेक्टर को बोलते हैं, असेसमेंट स्टार्ट होने वाली है, क्या आप इस सेशन की परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहते हो? डायरेक्टर बोलता है, नहीं, मुझे उन बच्चों की असेसमेंट नहीं देखनी है। फिर मिस्टर गाव बोलता है, मैंने सुना है उस पर्सन का बेटा भी यहाँ आया है और साई फैमिली का वंशज भी आया है। जिसे सुनते ही डायरेक्टर बोलता है, तो लगता है इस बार बहुत मज़ा आने वाला है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह को जहाँ पर सब कैंडिडेट्स होते हैं और उधर एक अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि असेसमेंट स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज़ रूल्स को ध्यान से सुने। पहला रूल है, आपका टारगेट कौवे हैं जो लोगों के कॉलेज में हैं। रोज सोते हुए बोलता है, कौवे? क्या ये कोई डॉल है? फिर दूसरा रूल बताया जाता है, कॉलेज में हज़ारों की तादाद में कौवे हैं
और तुम्हारा मिशन है उन कौवों को पकड़ना जिनके पास स्क्रोल है। कौवों के पैर में स्क्रोल को बांधा गया है और तुम लोगों को उस स्क्रोल को अपने पास तब तक रखना है जब तक टाइम ख़त्म ना हो जाए। और अगर तुम्हारे पास स्क्रोल टाइम ख़त्म होने तक होगा, इसका मतलब तुम पास हो। इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें सिर्फ 3 घंटे ही दिए जाएंगे और अगर लास्ट सेकंड में भी अगर तुम स्क्रोल को हासिल कर लेते हो तो तुम पास हो जाओगे। इधर 50 कौवे हैं जिनके पास स्क्रोल है। रोज हैरान होते हुए मन में बोलता है, इधर से 50 कौवों के पास स्क्रोल है और इधर हज़ारों में लोग मौजूद हैं, तो सिर्फ 50 लोग ही इस टेस्ट को पास कर सकेंगे। रोज बाकी लोगों की तरफ देखते हुए सोचता है, ये सब लोग सरप्राइज नहीं हुए? क्या इन्हें लोगी कॉलेज के रूल्स के बारे में पहले से ही पता है? फिर रोज बोलता है, लगता है मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। और इसी के साथ असेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डायरेक्टर और मिस्टर गाओ को, जो ऊपर से असेसमेंट देख रहे होते हैं। मिस्टर गाओ बोलते हैं, इस बार मैं उन्हीं को देखूंगा। मिस्टर गाओ पूछते हैं, आपके कहने का क्या मतलब है? डायरेक्टर बोलते हैं, वो दोनों लड़के, मुझे निराश मत करना। फिर हमें रोज को दिखाया जाता है जो कौवों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कौवे नहीं मिल रहे होते हैं। रोज बोलता है, आधा घंटा बीत चुका है पर मुझे अभी तक एक भी कौवा नहीं दिखा। वो बोलता है, ये शियाओ जूझी कहाँ चला गया? कैसा बेकार साथी है जो अकेले ही खेलना चला गया। फिर रोज के सामने से एक कौवा उड़ते हुए जाता है। रोज उसे देखते हुए बोलता है, फाइनली तुम यहाँ आ गए कौवे। रोज जंप लगाता है और सीधा उस कौवे की तरफ बढ़ता है। रोज को अचानक से सामने से आता हुआ देख कौवा डर जाता है और रोते हुए और तेजी से उड़ने लगता है। रोज बोलता है, तुमने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया, अब चुपचाप मेरे पास आ जाओ। रोज उसे पकड़ने ही वाला होता है पर कौवा दूसरी तरफ जंप लगा देता है। रोज स्पीड में होता है तो वो सामने एक रोड की मदद से एक बैक फ्लिप मारता है और नीचे कूद जाता है। और फिर वो अपनी वॉर स्पिरिट की पावर को यूज़ करते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए ये ऑनर की बात है कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए अपनी वॉर स्पिरिट का यूज़ करने जा रहा हूँ। और फिर रोज एक और बड़ी जंप लगाता है और कौवे के पास पहुँच ही गया होता है। और वो जब उसे पकड़ने ही जा रहा होता है तभी रोज की साइड वाली बिल्डिंग से वही बॉडी बिल्डर वाला बंदा शीशा तोड़ते हुए निकलता है, जिसे देखकर रोज भी थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो रोज पर अटैक करके उसे साइड फेंक देता है और खुद उस कौवे को पकड़ लेता है और नीचे उतर आता है। फिर हमें रोज को दिखाया जाता है जो नीचे कचरे में जाकर गिरता है। वो बॉडी बिल्डर रोज को बोलता है, छोटे बच्चे, मुझे कौवा मिल गया, तुम्हारा शुक्रिया। वो बंदा बोलता है, क्या अच्छा लक है, इस कौवे के पास स्क्रोल है। फिर वो स्क्रोल निकालते हैं और उस कौवे को छोड़ देता है। और फिर हमें रोज को दिखाया जाता है जो कचरे में से बाहर निकलता है और तेज़ी से उस बंदे की दूसरी तरफ जाता है। रोज बोलता है, थैंक्स बोलने की इतनी जल्दी क्या है? मैंने नहीं बोला कि ये स्क्रोल मैं तुम्हें दूंगा। वो बंदा बोलता है, तुम्हारी स्पीड तो बहुत अच्छी है लेकिन मेरे पर इसका कोई असर नहीं होगा। वो बोलता है, अब हारने से पहले तुम मेरा नाम जान लो, मेरा नाम टाई गैंग है। फिर वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और बोलता है, मैं कोशिश करूँगा कि तुम बिना किसी दर्द के गिरो। वो बोलता है, मैं अपनी वॉर स्पिरिट तो समन नहीं कर सकता पर मेरी ब्रॉन्ज वॉल और आयरन वॉल ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। फिर हम देखते हैं कि रोज ने उस पर अटैक कर दिया होता है पर इसका उस बंदे पर कोई असर नहीं होता है। फिर वो रोज को एक पंच मारता है। रोज उसके अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है लेकिन उससे रोज को भी थोड़ा डैमेज होता है। रोज मन में बोलता है, ऐसा लग रहा है मेरे इंटरनल ऑर्गन्स हिल चुके हैं। वो बंदा बोलता है, देखने से तो लग रहा है तुम थोड़े तेज़ हो, तुम भी पहले वाले उस लड़के की तरह हो, तुम भी एक कचरे हो। चलो आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम आ सको
और ये बोलते हुए वो बंदा रोज पर अटैक कर देता है और रोज उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो बंदा रोज को बोलता है, तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हो। रोज बोलता है, तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ। फिर रोज अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए उस बंदे की मुंह पर एक ज़ोरदार किक मारता है, लेकिन हम देखते हैं उस पर इसका कोई असर नहीं होता है। फिर वो बंदा बोलता है, तो फिर मरो, कोई भी तुम्हारी डिसअपीयरेंस को नोटिस नहीं करेगा। ये बोलते हुए वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर रोज पर अटैक कर देता है। वो बोलता है, जो चीज़ें सरवाइव करना नहीं जानती वो राख में बदल जाती है। मैंने अपना बहुत समय तुम जैसे छोटे लड़के पर बर्बाद कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है रोज को, जो वापस से खड़ा होने लगता है और बोलता है, तुम स्ट्रांग हो, तुम दूसरे स्ट्रांग पर्सन हो जिससे मैं मिला हूँ, पर मैं तुम्हें मुझे हराने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कहीं दूर एक पहाड़ी को, जहाँ दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है लोगी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। मिस्टर ज़ाई वैंग, क्या हम ज्वाइन करें? देखने से ऐसा लगता है असेसमेंट इस वक्त स्टार्ट हो गया है। ज़ाई वैंग कहता है, ठीक है चलो ज्वाइन करते हैं। फिर सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हमें रोज को दिखाया जाता है। रोज उस बॉडी बिल्डर को बोलता है, मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। वो बंदा रोज को देखते हुए बोलता है, तुम सच में सरप्राइजिंग हो लड़के, पर मैंने तुम पर अपना बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है। फिर वो अपनी वॉर स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और बोलता है, भले ही मेरी वॉर स्पिरिट ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती, पर ये तुम्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। फिर हमें दिखाया जाता है उस बंदे की वॉर स्पिरिट को जिसका नाम स्टोन बीस्ट होता है। रोज उसे देखते हुए बोलता है, तो इधर सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, अपना बेस्ट देना। फिर वो बंदा रोज पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और बोलता है, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हें मेरी वॉर स्पिरिट को देखने का मौका मिला, अब मरो। वो बंदा अपनी वॉर स्पिरिट का यूज़ करते हुए रोज पर एक ज़ोरदार पंच मारता है और रोज उस अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है और सोचता है इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वो बंदा रोज पर अटैक कर देता है और रोज अपने हाथों से किसी तरह उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, पर उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो बंदा बोलता है, खून निकलना अच्छा नहीं है, तुम्हें पता है ना। फिर रोज उस बंदे के मुंह पर एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिस वजह से उस बंदे को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, तुम्हारे अटैक तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मुझे गुदगुदी कर रहा हो। फिर वो बंदा रोज पर अटैक करता है और रोज उसके सारे अटैक को ब्लॉक करते हुए उस पर काउंटर अटैक करता है। वो बंदा बोलता है, तुम बेवकूफ़ लड़के, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे अटैक यूजलेस हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियल अटैक कैसे करते हैं। फिर वो रोज पर एक अटैक करता है, जिस वजह से रोज की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। फिर रोज उस बंदे पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो बंदा बोलता है, अगर तुम्हें मरना है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। रोज अपना मुक्का उस बंदे के मुंह पर मारता है और वो बंदा अपना मुक्का रोज के पेट पर मार देता है। उस बंदे के अटैक से रोज पीछे जाकर गिरता है और उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर बंदा अपनी वॉर स्पिरिट को डीएक्टिवेट करते हुए बोलता है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वो बंदा बोलता है, तुमने क्या सोचा था कि अगर तुम अपनी फिस्ट में अपनी वॉर स्पिरिट की पावर डालकर मुझ पे अटैक करोगे तो ये मुझे हर्ट करेगा? मेरी आयरन वॉल अनब्रेकेबल है। तभी रोज की आवाज़ आती है जो बोल रहा होता है कि सबकी कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, जितना तुम बड़े होगे उतनी ही बड़ी तुम्हारी कमज़ोरी होगी। जिसे सुनते ही वो बंदा हैरान होते हुए सोचता है कि अभी तक जिंदा है। रोज बोलता है, भले ही तुम्हारी बॉडी सॉलिड क्यों ना हो, पर उसमें मांस और खून तो है ही, तो इसमें वीकनेस तो होगी ही। वो बंदा बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने एक सिंगल अटैक से ख़त्म कर डालोगे? रोज उसे बोलता है, क्या तुम्हें किसी मधुमक्खी ने काटा है? वो बंदा बोलता है, एक मधुमक्खी? तुम क्या बोल रहे हो? रोज बोलता है, जब एक मधुमक्खी काटती है, थोड़ी देर बाद
जब उसका जहर स्किन में जाता है और सूजन आ जाती है तब ज़्यादा दर्द होता है। रोज़ बोलता है, मैंने जो तुम्हें पंच मारे हैं वो सब तुम्हारे वीक स्पॉट पर मारे हैं, जैसे कि गर्दन, बाजू और मुंह। और अब अगर तुम्हारे शरीर से एक साथ इंजेक्ट की हुई स्पिरिट को निकालूं तो इससे तुम्हारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। रोज़ बोलता है, अब इसे बाहर निकालने का वक्त आ गया है। वो बंदा बोलता है, नहीं रुक जाओ। फिर रोज़ अपने एक अटैक शार्प एज का यूज़ करते हुए उस बंदे की बॉडी में से स्पिरिट को बाहर निकालता है, जिस वजह से उस बंदे की बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। और वो सोचते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर वो ज़मीन पर गिर जाता है। रोज़ कहता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं पास ले जा रहा हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर रोज़ जाने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बड़ा वाटरफॉल होता है। फिर हमें उसी छोटी लड़की को दिखाया जाता है। वो बोलती है, मास्टर ज़ाइवैंग, एंट्रेंस वाटरफॉल के पीछे ही है, हम इसे कैसे क्रॉस करेंगे? यंग मास्टर, आप लेट तो नहीं हो गए? ज़ाइवैंग बोलता है, मैंने कहा ना श्याओशिया, इस छोटी लड़की का नाम श्याओशिया होता है। ज़ाइवैंग उसे बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। फिर ज़ाइवैंग अपनी एक उंगली का यूज़ करते हुए उस वाटरफॉल को 2 हिस्सों में बांट देता है, जिस वजह से एंट्रेंस गेट दिखने लगता है। फिर वो श्याओशिया पर कुछ करता है, जिस वजह से उसके आसपास एक बबल बन जाता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हुए बोलते हैं, लुओगी कॉलेज, हम आ रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बॉडी बिल्डर को दिखाया जाता है जो अब उठ गया होता है। वो बोलता है, मुझे नहीं लगा था उस लड़के के पास ऐसे मूव्स भी होंगे। फिर वो सोचता है कि काफ़ी हैरानी वाली बात है कि रोज बाकियों की तरह वीक नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को जो बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है। फिर जब उस बॉडी बिल्डर की नज़र उस बंदे पर पड़ती है तो वो हैरान होते हुए सोचता है, सांजिंग, आखिर सांजिंग इस असेसमेंट एरिया में क्या कर रहा है? फिर वो पर्सन नीचे उतरता है और उस बंदे को बोलता है, मैंने उस लड़के के साथ तुम्हारी फाइट देखी थी, तुम बहुत बुरी तरह हारे। वो बंदा बोलता है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो बंदा सोचता है कि मैं इस पर्सन की पावर को फील कर सकता हूँ, हम दोनों सेम लेवल पर नहीं हैं। फिर वो पर्सन बोलता है, वो लड़का बहुत इंटरेस्टिंग है, उसने तुम्हारी बॉडी के ज़रिए अपनी वो स्पिरिट की पावर तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट की और फिर एक साथ सारी एनर्जी को बाहर निकाल लिया। मैं उसके साथ खेलने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता। बॉडी बिल्डर अपने मन में बोलता है, चलो इसने मुझे इग्नोर कर दिया। पर तभी वो पर्सन से बोलता है, तुमने क्या कहा था, तुम एक आयरन बॉल हो? जो सुनते ही वो बंदा घबराते हुए बोलता है, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, वो तो बस फाइटिंग स्पिरिट का एट्रीब्यूट था। फिर वो पर्सन बोलता है, एक हाई डिफेंस एट्रीब्यूट, चलो देखते हैं। और फिर वो उस बॉडी बिल्डर वाले बंदे पर अपनी वॉर स्पिरिट से अटैक कर देता है और वो बंदा टुकड़ों में कट जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिस्टर गाओ को, जो डायरेक्टर को कहते हैं कि असेसमेंट सांजिंग की स्पिरिट के साथ मिक्स हो गई है, जिससे सुनकर डायरेक्टर बोलते हैं, ये तो ऑलमोस्ट हर बार होता है, एक तरह से ये असेसमेंट ही है ना? फिर मिस्टर गाओ डायरेक्टर को बोलते हैं कि एक कैंडिडेट मारा गया है और उस जगह के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ए क्लास के वांटेड क्रिमिनल ने मारा है। हैरान होते हुए डायरेक्टर बोलते हैं, एक ए क्लास का क्रिमिनल? फिर हमें क्रिमिनल के बारे में बताया जाता है। क्रिमिनल को क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सी, बी, ए और एक एक्सट्रीमली रेयर क्लास एस। क्लास ए के जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने बहुत लोगों को मारा होता है। फिर डायरेक्टर मिस्टर गाओ को बोलते हैं, मैं उन असेसमेंट के बारे में एश्योर नहीं हूँ जो हम लेते हैं। फिर डायरेक्टर मिस्टर गाओ को बोलते हैं, चलो चलें, मैं नहीं चाहता कि डीन इस सब का मुझे दोषी ठहराए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें असेसमेंट जोन को दिखाया जाता है जहाँ अनाउंसमेंट होती है। सिर्फ आधे घंटे का टाइम रहता है आपके पास, तो जल्दी कीजिए। फिर हमें एक गली में रोज को दिखाया जाता है जो एक पर्सन से फाइट कर रहा होता है।
वो पर्सन सोचता है इस लड़के की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, क्या ये एक मॉन्स्टर है? रोज उसे कहता है डिस्ट्रैक्ट मत हो। फिर रोज उस बंदे के पेट में एक पंच मारता है और वो बोलता है फाइट के बीच में डिस्ट्रैक्ट होना डेंजरस हो सकता है, अब खेल ख़त्म। और उस बंदे पर एक ज़ोरदार अटैक करके उसे हरा देता है। रोज बोलता है जैसे जैसे टाइम ख़त्म होने को आ रहा है उतना ही लोग एक दूसरे को मार रहे हैं ताकि वो स्क्रोल को पा सके। इससे डील करना बहुत अनोइंग हो गया है। रोज कहता है मुझे याद है मेरे डैड मुझे क्या कहा करते थे। उसके डैड उसे बता रहे होते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी को बॉडी में इंसर्ट करने से अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं। मुझे इस समय से निकलने की उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन डैड के वर्ड्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। रोज बोलता है मुझे नहीं पता मैं इसे फिनिक्स के साथ कैसे कंपेयर करूं। वो असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर भी है। रोज बोलता है फिनिक्स ही सबसे स्ट्रांग है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई ताली बजा रहा होता है और बोलता है बढ़िया ट्रिक थी। फिर रोज जब पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वही पर्सन खड़ा होता है जिसने बॉडी बिल्डर को मारा था। वो पर्सन बोलता है मैं तुम में इंटरेस्ट लेने लगा हूँ। वो बोलता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। रोज उससे पूछता है क्या तुम भी मेरा पास चुराने आए हो? रोज अपने मन में सोचता है ये पर्सन बाकियों से बहुत अलग है। फिर वो पर्सन उससे बोलता है क्या तुमने पास कहा? नहीं मैं उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुमसे लड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। रोज उसे बोलता है बकवास बंद करो, अगर तुम्हें लड़ना है तो आ जाओ। रोज सोचता है कि मैं टाइम का सहारा लेता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है कितना लड़ाकू बच्चा है, और रोज पर अपनी फिंगर से शूट कर देता है और उसका ये अटैक रोज के गाल को छूकर निकलता है, जिस वजह से रोज के फेस पर एक छोटा सा कट लग जाता है। रोज हैरान होते हुए बोलता है क्या ये स्पिरिचुअल एनर्जी थी? वो पर्सन बोलता है हाँ ये स्पिरिचुअल एनर्जी ही है। वो बोलता है तुम्हारे खून की खुशबू, मज़ा आ गया। मैं जो आगे करने वाला हूँ उसके लिए तुमसे एडवांस में माफ़ी मांगता हूँ, बट मैं तुम्हें थोड़ी तो रिस्पेक्ट दे सकता हूँ जब मैं ये करूँगा। और वो पर्सन अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी से स्वॉर्ड क्रिएट करता है और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो रोज को बोलता है मेरा नाम मून बेयोंग है, तुम्हारा किलर। रोज हैरान होते हुए सोचता है एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड। रोज सोचता है मैं उसे लीड नहीं दे सकता, पहले मुझे अपनी बॉडी को स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर करना होगा, अब मुझे कंसंट्रेट करना होगा कि वह कब मूव करेगा ताकि मैं उसके एक्शन के फ्लॉज निकाल सकूं। मून बेयोंग रोज को बोलता है तुम शायद स्पिरिट एनर्जी बस यहाँ तक ही यूज़ कर सकते हो, जो कि इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसा काम करता है। फिर मून बेयोंग रोज पर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड रोज के पेट में जाकर लगती है, जिस वजह से उसके पेट में से ब्लड निकलने लगता है। मून बेयोंग बोलता है इस लेवल के अटैक को अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये काम नहीं करेगा लड़के। इधर रोज की हालत बहुत बुरी होती है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। मून बेयोंग बोलता है मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता कि ये कितना दर्द कर रहा है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो रोज को बोलता है मुझे लगा कि तुम पहले से ही स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में जानते हो, पर शायद मैं गलत था। देखने में लगता है तुम स्पिरिट की साइड के बारे में भी नहीं जानते और तुम स्पिरिट का मतलब ही नहीं जानते। तुम्हारे अटैक करने का तरीका सिंपली स्पिरिचुअल एनर्जी को डायरेक्टली बॉडी में भेजना है। स्पिरिचुअल एनर्जी को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजने के अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं और ये एक बेसिक चीज़ है। मून बेयोंग बोलता है स्पिरिचुअल एनर्जी का एडवांस यूज़ स्पिरिट को इंटीग्रेट करना है और उसे मन चाहे शेप देना है। फिर वो रोज पर अटैक करते हुए बोलता है देखो इसे कहते हैं कंक्रीटाइजेशन। उस अटैक को देखते हुए रोज बोलता है ये अटैक फिर से। रोज किसी तरह इस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसे देखते हुए मून बेयोंग बोलता है तुमने इस बार इसे डॉज कर लिया।
पर फिर वो उस अटैक को वापस बुलाता है, जिस वजह से वो अटैक पीछे से आकर रॉज को लगता है, जिस वजह से रॉज की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो नीचे गिर जाता है, सोचता है मेरे पास अब पावर नहीं बची। मून बियोंग रॉज को बोलता है, जब तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में डीपर नॉलेज होगी तब तुम उसकी स्पिरिट को भी कंट्रोल कर सकते हो। वो बोलता है, तुम्हारे फादर रॉजर जैडो ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। फिर मून बियोंग रॉज पर अटैक कर देता है और रॉज दूर जाकर गिरता है। रॉज बोलता है, इधर भी मैं डैड की रेपुटेशन से दूर नहीं भाग सका। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जाई वैंग को दिखाया जाता है, जो सामने देखते हुए वो सोचता है वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं, शियाओबो चलो चले। फिर हमें उसी छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो स्क्रॉल्स को कलेक्ट कर रही होती है और अब उसके पास 20 स्क्रॉल हो जाते हैं। जाई वैंग बोलता है, हमारे लिए 2 काफ़ी है, बाकी के फेंक दो। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मिस्टर गाओ को और डायरेक्टर को, जो उधर पहुंच गए होते हैं जहां रोज और मून बियोंग फाइट कर रहे होते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अटैक, इसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। डायरेक्टर मून बियोंग को देखते हुए बोलते हैं, ये लड़का, इसी ने ये सब किया है, आखिर ये वापस कब आया? मुझे पता है इसने हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर दिया है। और ये आर्ग्यूमेंट किससे कर रहा है? ये बहुत रेयर है कि वो गुस्से में है। फिर डायरेक्टर की नज़र रॉज पर जाती है, जो कि ज़मीन पर गिरा होता है, जिसे देखते हुए मिस्टर गाओ बोलते हैं, मैं नीचे जाकर रॉज को बचाता हूँ। और तभी डायरेक्टर मिस्टर गाओ को रोकते हैं और बोलते हैं, शांत हो जाओ, देखते हैं आगे क्या होता है। डायरेक्टर सोच रहे होते हैं ये दोनों फाइनली मिल ही गए और ड्रामा एक यूनिक वे में डेवलप हो गया है। रॉज, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, जैडो के बेटे। फिर मून बियोंग बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा बहक गया था, पर जब भी मैं तुम्हारे फादर का नाम मेंशन करता हूँ तब मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। तुम उसके बेटे हो, लेकिन देखने से लगता है कि उन्होंने तुम्हें अपनी कोई एबिलिटी ही नहीं सिखाई। क्या वो तुम्हें सिखाना ही नहीं चाहते थे? रोज सोच रहा होता है कि अंत में मेरी सारी मेहनत बेकार गई। मून बियोंग उसे बोलता है, इस तरह का अटैक तुम्हें कुछ रियलाइज़ नहीं करने देता। फिर मून बियोंग अपनी वॉर स्पिरिट को समन करते हुए बोलता है, अब सीरियस होने का टाइम आ गया। रोज सोच रहा होता है, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, फिर क्यों मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। इस तरफ हम देखते हैं मिस्टर गाओ को, जो डायरेक्टर को बोलते हैं, क्या आप सच में नहीं जाओगे? पर डायरेक्टर उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते और कुछ सोच रहे होते हैं। फिर मून बियोंग अपना अटैक रेडी करता है और रॉज पर कर देता है। फिर मून बियोंग बोलता है, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया रॉज। फिर वो ऊपर देखते हुए बोलता है, तुम लोग कितनी देर तक ये सब देखने का सोच रहे हो? तुम भी इस लड़के के बारे में क्यूरियस थे, सही कहा ना? फिर डायरेक्टर मून बियोंग को बोलते हैं, तुम्हें डर नहीं है कि डीन इन सब के लिए तुम्हें ब्लेम करेगी? फिर मून बियोंग बोलता है, ऐसा मत बोलो, मैं बस तुम्हारे लिए कचरा साफ कर रहा था और तुम लोगों को मुझे थोड़ी तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक ओल्ड सीनियर हूँ लोगों के कॉलेज का। फिर हमें रॉज के अंदर की बात बताई जाती है। रॉज बोलता है, मेरी चेस्ट भारी हो चुकी है, मैं हार नहीं सकता, ये मेरा लास्ट चांस है, मुझे ये पसंद नहीं। मॉम, हम अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते। मैं नफ़रत करता हूँ, मैं हर उस चीज़ से नफ़रत करता हूँ जो मुझे दुखी करती है। फिर हमें रॉज को दिखाया जाता है जिसके अंदर से डार्क एनर्जी निकल रही होती है। फिर बोलता है, मैं इस वर्ल्ड से नफ़रत करता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है रॉज को, जो खड़ा होने लगता है और मून बियोंग की स्पिरिचुअल स्पॉट को तोड़ रहा होता है। डायरेक्टर मून बियोंग को बोलते हैं, तो तुम तैयार हो जाओ डीन के अगेंस्ट जाने के लिए। पर तभी उन सब की नज़र रॉज पर पड़ती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं। फिर हमें जाई वैंग को दिखाया जाता है, जिसे कुछ सेंस होता है। वो सोचता है, ये स्मेल तो। फिर हमें रॉज को दिखाया जाता है जिसके अंदर से डार्क एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वो बोलता है, अगर पॉसिबल है
तो मैं सबको मार डालूँगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।